दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों, रावण ने माता सीता का सिर्फ हरण किया था और उस हरण का परिणाम इतना दुखदाई रावण और रावण के कुल के लिए हुआ कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने सेना बनाकर लंका के अंदर जाकर उसका कुल समेत सर्वनाश कर दिया। और न मात्र कुल समेत सर्वनाश किया, परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि पूरे संसार भर से, विश्व भर से राक्षसों का सर्वनाश कर दिया गया। अपराध क्या? माता सीता का सिर्फ हरण किया था और कोई वह अपराध नहीं कर पाया। माता सीता का हरण किया था और उस एक अपराध का दंड रावण को इतना भयंकर मिला कि सब कुछ ही उसका खत्म हो गया। यह हमारे समाज में, यह हमारे राष्ट्र में स्त्री जाति के सम्मान के लिए किया जाने वाला आज तक का सबसे बड़ा कार्य है। दूसरी ओर इसी से समकक्ष एक और कार्य देखें कि कुछ भाइयों ने अपने ही भाभी के वस्त्रों का चीरहरण किया, माता द्रौपदी का चीरहरण किया, और उस द्रौपदी चीरहरण का परिणाम कितना भयंकर हुआ कि पूरे के पूरी कौरव सेना, पूरे के पूरे कौरव 100 कौरव के सफाया कर दिया गया 5 भाइयों के द्वारा। मार्गदर्शक कौन? योगीराज श्री कृष्ण। यह हमारे इतिहास में स्त्री जाति के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ी, जरूरी और महत्वपूर्ण घटना है। पर मैं आज आपसे इस टॉपिक पर बात ही क्यों कर रहा हूं, यह जानना और भी जरूरी हो गया है। इसलिए क्योंकि आज हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए, एक एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का जिम्मा जिसके ऊपर है, जिसको हम कोर्ट कहते हैं, इस कोर्ट ने हमारे रक्षा करने की बजाय आपकी, हमारी माताओं बहनों की अस्मिता को तार तार करने के लिए एक नया कानून पारित कर दिया है। और कानून का पूरा रूप क्या है, क्या प्रयोजन है, किस प्रकार की पूरी घटना हुई है, क्या सरकार ने चाहा है, क्या कोर्ट ने कहा है, यह सारा घटनाक्रम आज समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्त्री जाति के लिए, नारी जाति के लिए, महिला जाति के लिए। मैं बार मैंने कहा था एक बार पहले किसी वीडियो में कि एक वीडियो में मातृशक्ति के लिए सप्ताह भर में लाया करूंगा। मैं नहीं ला पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु आज इस वीडियो ये पूरा डेडिकेट है मातृशक्ति के लिए। और पुरुषों के लिए इसलिए जरूरी है कि वह अपनी मातृशक्ति की, इस आज जो बनाया गया नियम है, इस नियम को अगर नहीं समझे तो मातृशक्ति की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए साथियों, बने रहना आज के इस वीडियो के साथ और समझो इस घटनाक्रम को कि हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया है, कहां का हाईकोर्ट है, क्या पूरा प्रकरण है, समझते हैं आज के वीडियो में। तो दोस्तों, इसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिसंबर 2016, 39 वर्ष का सतीश नाम का व्यक्ति एक 12 वर्ष की बालिका को अपने घर में खाना खिलाने के लिए, खाने की वस्तु देने के नाम पर घर बुलाता है और उसके साथ वह उसके कपड़े पहने हुए उस बच्ची के साथ उसके गुप्तांगों को छूता है, दबाता है, इस तरह की हरकतें करता है। और वह बालिका जब वहां से छूटकर भाग जाती है और घर जाकर पूरा प्रकरण बताती है तो बदहोश माता पिता, गुस्से में लाल पीले माता पिता पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाती है और पुलिस कार्रवाई इतनी शुरू हो जाती है कि वह मामला कोर्ट पहुंच जाता है और कोर्ट में उसको 3 साल की सजा सुना दी जाती है। व्यक्ति अंदर, परंतु वह व्यक्ति अब वो यह कह रहा है, वह अपराधी, वह दुष्ट, वह नीच, वह महाभ्रष्ट, वह पापी, हत्यारा किस्म का व्यक्ति, मतलब कहीं ना कहीं मातृशक्ति की इज्जत की तो हत्या उसने करी दी ना, इसलिए मैं उसको हत्यारा कर रहा हूं। वह व्यक्ति कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, कोई अपराध नहीं। और उसमें उसकी इस बात का सहयोग किया, उसके सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं, मुंबई का हाई कोर्ट। यह पूरी घटना है नागपुर की। अब मुंबई का हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है यह समझें। जब मुंबई के हाई कोर्ट में उस बात को वह लेकर जाता है, अपनी बात को रखता है, तो मुंबई के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पुष्पा गानिडेवाल कहती हैं कि इसने कोई अपराध नहीं किया। कैसे अपराध नहीं किया? क्योंकि पुष्पा गानिडेवाल का मानना यह है कि वह ये कहना चाह रही हैं, पास्को जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जब कोई भी पुरुष अगर महिला के स्तनों को, अर्थात उसके गुप्तांगों को छूता है और उसके बीच में अगर उसने कपड़े पहन रखे हैं तो उसका कोई अपराध नहीं है, ये यौन अपराध में नहीं आता। सोच सकते हो साथियों? मतलब अगर कोई पुरुष किसी महिला के गुप्तांगों को कपड़ों के समेत छूता है तो वह यौन अपराध में नहीं आता, ये पास्को एक्ट कहता है। ये पुष्पा गानिडेवाल कहती हैं और वो ये कहती हैं, जो पास्को एक्ट है वो ये कहता है कि स्किन टू स्किन अगर आपने किसी को छुआ या स्किन टू स्किन आपने छूने का उसको बाध्य किया या आपने इस तरह का प्रयास किया, तब पास्को एक्ट लागू होता है। यह है यौन अपराध है, यौन हिंसा है। अब मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, बात छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी बात है,
बस क्या कि बीच में कपड़ा है, पर यह कपड़ा अगर विचार करके देखो तो यही कपड़ा हमारी स्त्री जाति की मर्यादा है, और यही कपड़ा हटने से पूरे समाज की मर्यादा छिन्न भिन्न होती रही है, हमने देखा है। परंतु आपका हाईकोर्ट, आपका कोर्ट, आपका न्यायालय यह कहता है कि यह कोई अपराध नहीं है अगर कपड़ों के ऊपर से कोई किसी को छूता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यह पुष्पा गंडेवाल जो है, क्या अपनी बेटी को कोई व्यक्ति छुएगा, उसकी स्वयं की बेटी को इस प्रकार से कोई छुएगा तो क्या करेंगी, वो क्या एक्शन लेंगी, बता सकती हैं क्या? क्या कोर्ट में नहीं जाएंगी? क्या वह पुलिस में नहीं जाएंगी? और नहीं जाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? अगर ऐसा है, अगर वह नहीं जाना चाहती तो अपनी बेटी को स्वतंत्र कर दें कि कोई भी उसकी बेटी के चलते समय उसके गुप्तांगों को छुए, उसके स्तनों को छुए, दबाए, वो कोई भी कुछ भी करे, उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं इस फैसले के प्रत्येक समर्थक को यह कहना चाहता हूं, अगर वह इसका समर्थन करते हैं तो वह अपनी बहन बेटी की अस्मिता को भरे बाजार में ओपन कर दें, स्वतंत्र कर दें कि कोई भी इनको छुए कपड़े के ऊपर से, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कपड़े के ऊपर से छूना कोई यौन अपराध नहीं है, कोई यौन हिंसा नहीं है। अरे रावण ने कौन सा अपराध किया था? रावण ने तो माता सीता का मात्र हरण किया था। और उस व्यक्ति की विचार देखो, भले ही वह किसी भी धर्म संप्रदाय मानसिकता का रहा हो, उसने अपराध तो स्त्री जाति का, और उसने उसकी सोचो, अगर जब वह इतना विचार कर सकता है कि वह इतना विचार करके उसको घर ले जा सकता है, उस बच्चे के साथ कर सकता है, तो बलात्कार क्यों नहीं कर सकता? कल को तुम यह भी कानून बना दोगे, अगर उसने बलात्कार कर दिया, अगर लड़की ने रोई नहीं तो वह अपराध नहीं, अगर लड़की चिल्लाई चीखी नहीं तो वह अपराध नहीं, तुम तो ऐसे कानून भी बना दोगे। तो साथियों, बात बहुत ज्यादा पेचीदा है। अब मैं ये जानना चाहता हूं आप सबकी इसके ऊपर राय क्या है? क्या आप सबकी राय इस मामले को लेकर ऐसे ही चुप बैठ जाएंगे कि ऐसे हजारों फैसले आए और चले गए, या हम सब लोग मिलकर कोई ऐसी मुहिम चलाएं ताकि इस प्रकार के फैसले सुनाने वाले जस्टिसों को, जो न्यायाधीश कहते हैं, उनको न्यायाधीश नहीं कहना चाहिए, उनको सबसे बड़ा अपराधी कहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध तो वो करती है, वो जबकि महिला है। उसको मुझे महिला नहीं कहना चाहिए, उसको मुझे नारी नहीं कहना चाहिए, उसको तो मुझे कहना चाहिए स्त्री है वो। अब स्त्री कौन, महिला कौन, नारी कौन, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। अगर आपको यह समझना है तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, आई बटन पे दिख रहा होगा, भी थंबनेल दिख रहा है, आप इस वीडियो को जाकर देखिए। स्त्री कौन होती है, महिला कौन होती है, नारी कौन होती है, आपको समझ में आएगा। जो जस्टिस पुष्पा है ये मात्र स्त्री है, न महिला है, न नारी है। अगर होती तो इसको नारी जाति का सम्मान, नारी जाति की आबरू, उसकी इज्जत का प्रवाह होती, और ऐसा नियम, ऐसा सुझाव ये कभी भी अपने ही समाज के लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करती। अब मुझे बताओ, क्या अगर यह नियम पूरे देश भर में लागू हो जाए, सोचो क्या इससे यौन हिंसाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? क्योंकि कोई भी फारूक, अल मासती, इस मोहम्मद, कोई भी आएगा, आपकी बहन बेटियों को कपड़ों के ऊपर से छुएगा, उनके साथ बदतमीजियां करेगा, मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगा तो कोई अपराध ही नहीं, क्योंकि उसने उसकी स्किन को नहीं छुआ, उसकी त्वचा को नहीं छुआ। अगर त्वचा को छूकर यह अपराध करता तो यह अपराध होता, अन्यथा अपराध ही नहीं। आप बताओ, क्या इससे आपके समाज में, आपके देश में जो सामाजिक हिंसा है वो नहीं भड़केगी? बिल्कुल भड़केगी। और भड़केगी तो आप इसको रोक कैसे पाएंगे? क्योंकि मैं ये जानता हूं, आपका हिंदू, हमारा हिंदू तो बिल्कुल ऐसा है कि उसके समय आने पर, अवसर आने पर उसके घर में तेज धार वाला चाकू तक भी नहीं होता। गले कटेंगे, मरेंगे लोग। कौन, किसकी वजह से? एक छोटे से फैसले की वजह से। फैसला सुनाने वाला कौन? महिला, नारी, जो अपने आप को मानती है, जबकि मैं कहता हूं वो स्त्री है। तो साथियों, ऐसे जो फैसले आते हैं, इनके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए रखो, अपना दृष्टिकोण बनाए रखो कि कौन आपका है, कौन पराया है, कौन इस देश की संस्कृति को तार तार करना चाहता है, कौन कौन इस देश की संस्कृति को बढ़ाना चाहता है। और निश्चित तौर पर मैं अभी इस जस्टिस पुष्पा के बारे में थोड़ा और डिटेल अगले, हो सकता है अगले वीडियो में मैं बताऊं। यह पुष्पा जस्टिस कोई पक्का 100% मैं बताना चाह रहा हूं, यह वामपंथी होगी, कम्युनिस्ट विचारधारा की होगी, जिनको इस भारत की संस्कृति, संपन्नता, विचारधारा से कोई मतलब नहीं, इनकी धर्म संस्कृति से कोई मतलब नहीं। यह सिर्फ तार तार करना चाहते हैं और दिन रात उसी काम में लगे हुए हैं। और इस बात को कहते हुए मुझे बिल्कुल हिचक नहीं है, मैं बिल्कुल घबराता नहीं हूं कि हमारे देश के तंत्रों पर, चाहे वह अधिकारी का तंत्र हो, राजनीतिक तंत्र हो, या फिर इस तरह का कोई और दो तंत्र हो, चाहे कोर्ट हो, कचहरी हो, किसी भी तंत्र में आप घुस जाएं, वामपंथियों का, कम्युनिस्टों का बहुत मजबूत पकड़ है। उस मजबूत पकड़ के कारण ही ऐसे ऐसे कानून इस देश में पास हो जाते हैं। आप जानते हैं, कुछ समय पहले कानून बना कि लड़का और लड़का विवाह कर सकते हैं। यह कैसा कानून है भाई?
आप जानते हैं ना इस चीज को समाज मानता है, ना उसके घर वाले मानते हैं, ना परिवार मानता है और ना ही नेचर मानता है, अर्थात प्रकृति भी इस चीज को अनुकूल नहीं मानती है। परंतु कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया कि लड़का लड़का विवाह कर सकती है, लड़की लड़की विवाह कर सकती है, जिसका कोई औचित्य नहीं। ये कानून बन रहे हैं किसकी वजह से? आपकी निष्क्रियता की वजह से। किसकी वजह से? आपकी इन चीजों के ऊपर नजर न बनाए रखने की वजह से। इससे पहले इसी तरह का एक और कानून है, आपने सबने पढ़ा देखा सुना होगा कि अगर कोई महिला, शादीशुदा महिला, विवाहित महिला अपने पति के सामने दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर कोई संबंध बनाती है तो वह भी कोई हिंसा नहीं, वह भी कोई अपराध नहीं। अर्थात उन्होंने आज वामपंथियों के हाथ में जो आपका तंत्र आ गया है, उन्होंने पूरा बीड़ा उठा रखा है कि आपके समाज को तार तार करके छोड़ेंगे, आपके समाज के विचारों को, आपके समाज की संस्कृति को, आपके समाज के जीवन मूल्यों को ये तार तार करके छोड़ेंगे। और जब तक आप अपने जीवन मूल्यों को जियोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं और इन चीजों का विरोध करते समय उनके मुंह पर तमाचा नहीं मारोगे, तब तक आपकी अस्मिता, आपकी संस्कृति, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, आपकी धारणाएं, आपका मत, आपका धर्म हमेशा तार तार होता रहेगा। और शास्त्र भी यही कहता है, मरा हुआ धर्म सबको मार डालता है। तो साथियों, बात को लंबा नहीं करूंगा, इशारे में आप समझ गए होंगे आपको क्या करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर ऐसे फैसलों के बारे में आवाज उठाएं और पैनी नजर बनाए रखें। आपको नजर में ऐसे कोई फैसला आता है तो तुरंत मुझे आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर कोट करो। हम उस वीडियो को वीडियो बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज की वीडियो के लिए ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अपना कर्तव्य होना चाहिए। तो साथियों, अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।